the parents of our viewers who are watching this show. So basically ये शो हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे स्कूल में एक गूगल बॉय है या फिर जिसे हम लोग गूगल बॉय कहते हैं. So he is विट्ठल मुताड़ and we are very proud to announce that कि whatever questions we are asking him and as per his age is concerned, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जानता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है. Even some of our teachers are not knowing the cubes up to 50 and the squares up to 150. So that is very hard to memorize that much knowledge and वो ये सारी चीज़ें कर कैसे पाता है. So we will be taking a today interview of him. We'll be asking him live questions and we will be taking his we can say reviews कि वो ये सारी चीज़ें करता कैसे है या फिर वो मेमोराइज कैसे करता है या फिर वो ये चीज़ें याद करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करता है. तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम विट्ठल. सो विट्ठल, आपको इतनी सारी चीज़ें याद कैसे हो जाती है? सर मैं जब एक चीज़ देखता हूँ सर तो मैं उसके ऊपर पूरा फोकस करता हूँ और वो एक चीज़ दो बार देखता हूँ और 2 बार पूरा फोकस करता हूँ, इसके लिए वो मुझे याद रह जाते. तो विट्ठल, अगर मैं तुम्हारे बारे में पूछना चाहूँगा कि इससे पहले क्या ये चीज़ें तुम्हें इतनी जल्दी याद होती थी? मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू टू रिमेंबर द थिंग्स टू गेन द नॉलेज? सर मैं पहले उतना मुझे भी याद नहीं रहता था, तो मैंने धीरे धीरे मैं वो वीडियोस बहुत अच्छे से देखता था क्योंकि मुझे मिस्टीरियस वीडियोस, हिस्ट्री के वीडियोस देखना बहुत पसंद था, इसलिए मैं वो देखता था. तो देखने की वजह से मुझे आदत होने की वजह से वो पहले तो उतना याद नहीं रहता था, बाद में जब मैं देखता था तो 1-2 बार में याद हो जाता था. अच्छा, अभी आप कौन से क्लास में हो? मैं अभी 7th क्लास में. 7th. एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ विच स्कूल? राजस्थानी स्पोर्ट्स स्कूल. अच्छा, सो आई गेस हम लोगों ने एक नई चीज़ स्टार्ट की है, शायद पेरेंट्स को भी पता होगा कि बच्चे जब स्कूल बस में घर जाते हैं, चाहे वो परली के बच्चे हो, गंगाखेड़ के बच्चे हो या फिर आसपास किसी भी टाउन के बच्चे हो, तो जब बच्चे घर पे जाते हैं या घर से आते हैं तो उनको हम लोग डेली 5 वर्ड्स देते हैं, टेबल्स देते हैं, पीरियोडिक टेबल्स देते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो रिपीट करते हैं या फिर इसको वो रिसाइट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि उनका जो आने जाने का टाइम होता है, रादर देन वो एक दूसरे से गपशप करे या बातें करे, तो ये टाइम वो यूटिलाइज करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे पीरियोडिक टेबल्स को लर्न करना, टेबल्स को लर्न करना. तो क्या तुझे लगता है विट्ठल कि इन चीज़ों की वजह से तुझमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं? हाँ सर, उस चीज़ की वजह से मुझ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई. पहले मैं इतना था नहीं. जब मैंने राहुल सर से कहा मुझे स्क्वायर्स पता है, तो राहुल सर ने कहा तुम पीरियोडिक टेबल कर सकते हो क्योंकि स्कूल में तो टाइम नहीं है, आते जाते वो 1 घंटा वेस्ट हो जाता है. दिन में 2 घंटे तुमने भी थोड़ा सा लर्न किया तो तुम्हें हो जाएगा. तो ऐसे मैंने किया तो मुझे 15 दिन में लर्न हुआ क्योंकि 1 घंटा गंगाखेड़ से परली को आने को और परली से गंगाखेड़ को जाने को, इसलिए मैं रिसाइड करता था, इसलिए मुझे वहाँ से याद हो गया. ठीक है. अब इसके अलावा विट्ठल, अगर हम लोग बात करें कि पीरियोडिक टेबल्स है, क्यूब्स है, देन टेबल्स है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें, तो इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए क्या तूने पीरियोडिक टेबल को रिसाइट किया, उसके लिए कोई नई तरकीब निकाली? जैसे हम लोग दिखते हैं ना कि कुछ फार्मूला, जैसे मराठी में एक फार्मूला है, आई डोंट रिमेंबर दैट, कंच भागू बेवा, मतलब तो वो भागाकार, गुणाकार, बेरीज, वजाबाकी, असं मराठीमध्ये खूप सारे सूत्र आपण म्हणतो गोष्टींना इझिली आपण लक्षात ठेवण्यासाठी. तर मग तू असं काही पर्याय निवडला का की ज्याच्याकडून तुला ते लर्न करायला किंवा रिमेंबर करायला खूप जास्त सोपं जाईल? हां, मी एक पर्याय निवडला. म्हणजे जे आपले असतात ना, त्याला आपल्या साध्या भाषेमध्ये म्हणायचं, म्हणजे त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन तसं नाही करायचं, वेगळा. जसं लिथियम आहे, लिथियमला लीना अंटी केलं, बर्लियमला बिना अंटी केलं. अच्छा, तर ह्या सगळ्या गोष्टी तर झाल्यात. मग ह्याच्यानंतर तू कधी असं ट्राय केलं का? तू ती मूवी बघितली का रोबोट? त्याच्यामध्ये तो चिठ्ठी असं बुक स्कॅन करतो आणि त्याला त्या सगळ्या गोष्टी कळायला येतात. मग तू पण तसंच काही करतो का? बुक्सला घेऊन स्कॅन वगैरे करतो? स्कॅन वगैरे काहीच नाही, कारण तो एक रोबोट होता ना आणि मी ह्यूमन आहे. मग मला रीडिंग माझी हॉबी आहे, मेन हॉबी रीडिंग आहे. तर मी रीडिंगमध्ये मी रीडिंग वाचतो आणि त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केल्याने मला ते लक्षात बी राहतं आणि हळूहळू मी रीडिंगची स्पीड बी वाढत जाते. अच्छा, हे तू एक खूप छान गोष्ट सांगितली की तुला रीडिंग पसंत आहे. आता आपण बघतो की बरेचसे मुलं यूट्यूबवरती व्हिडिओज वगैरे पाहतात किंवा मग कार्टून्स वगैरे बघत असतात. तर मग आपण असं म्हणू ते योग्य आहे की पुस्तक वाचणं योग्य आहे? तुझ्या मताने तुला काय वाटतं? तू शक्यतोर आयदर यू हॅव टू चूज द यूट्यूब व्हिडिओज और आयदर यू हॅव टू चूज द बुक. सो विच वन यू विल प्रेफर? I will choose book because when we saw mobile we also gain a knowledge but we also lose our eyes. ओके, सो दॅट्स अ गुड पॉईंट. बट आपण आता असं बघतो की तू जसं म्हटलं तुला मिस्टिरियस व्हिडिओ बघायला आवडतं, तर मग कसं? तू आता बुक्स निवडलेत, तुला मिस्टिरियस व्हिडिओ बघायला पण आवडतं?
कारण मी बुक्स भी वाचतो हाँ आणि मतलब मोबाईल पे भी देखता हूँ और बुक्स भी रीड अच्छा, पर कोई सर्टेन अमाउंट के लिए मोबाइल देखता होगा ना, या ऐसा तो नहीं कि दिन भर मोबाइल लेके बैठना है? दिन भर में अच्छा, दिन तो मिस्टीरियस वीडियोस में तुझे किस तरह के वीडियोस पसंद होते हैं, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड बहुत पसंद है। अच्छा, हिस्ट्री से। तो अब जब हिस्ट्री का टॉपिक निकल ही गया तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड? जैसे हम लोग जानते हैं कि रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारे लाइफ के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए। जैसे हम लोग ह्यूमन से रिवॉल्व करते गए, टेक्नोलॉजी पहले ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन से हम लोग फिर टच स्क्रीन फ़ोन्स पे आए, तो ऐसे ही एक रेवोल्यूशन हुआ था 1857 में, क्या उसके बारे में बता सकते हो? हाँ, 1857 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। उसका मेन रीज़न था ब्रिटिश इंडिया पे बहुत रूल भी कर रहे थे और इंडियंस को सता भी रहे थे। ओके। तो उसका एक बहुत सबसे बड़ा मेन रीज़न था, इंडिया को उससे कुछ नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा मेन था जब ब्रिटिश ने इंडियन लोगों को इंडियन सोल्जर्स को बहुत हाँ। कम मानते थे और जो ब्लैक सोल्जर रहते थे उनको तो बहुत ही कम थे। जो उनको पूरी इंडियन आर्मी को सुख सुविधा थी वो भी छीन ली उन्होंने। अच्छा। फिर एक दिन उन्होंने इंडियन आर्मी को लाम पल्ले के एनफील्ड नाम के गन्स दिए, उसके लिए न्यू बुलेट्स भी दिए। उस बुलेट पे एक लेयर रहती थी, उसको हमारे तीर से तोड़ना पड़ता था। तो ऐसे फैल गई कि उस पे जो पिग और काऊ का हे लगा होता है, काऊ की स्किन लगी होती है, तो उसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू दोनों की रिलीजियस इसको सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं यूज करने, तो उनको पनिशमेंट भी देने लगे। तो ऐसे ही एक दिन मैं बराकपुर छावनी में का एक मंगल पांडे नाम का सोल्जर था, उसको विरोध करना था, उस विरोध करने को आया और गलती से गोली चला के एक ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया। अच्छा। तो उसके वजह से उसको फांसी हुई। लेकिन जब ये बात पूरे इंडिया में फैल गई तो मेरठ छावनी के पूरे सोल्जर्स ने बंद किया, फिर पूरे भारत भर वो चालू हो गया। सिर्फ भारत का कुछ पार्ट नहीं हुआ, जैसे कि आज के आसाम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा पार्ट नहीं हुए। तो पूरे सोल्जर्स और कुछ वॉरियर्स भी, जैसे कि तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई एक्सेट्रा आप यहाँ पे आ गए। इसमें दिखाई देता है कि हिंदू और मुस्लिम भारत को बचाने के लिए एक भी हो गए थे। और 12 में 1857 को उन्होंने दिल्ली को जीत लिया। ओके। और फिर दिल्ली को जीत लिया, लेकिन उन्होंने बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल राजा को अपना राजा बना लिया। और फिर जब इंग्रज तो अचानक वो संभाल नहीं पाए। हाँ। जब उनको फिर उन्होंने सोचा अब बस हो गया, फिर उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत ज्यादा रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह को एक्सेट्रा वॉरियर्स को मार दिया। तब वो हारने का मेन कारण था कि एक तो ब्रिटिश के पास बहुत बड़ी आर्मी थी और उनके पूरे इस पे कंट्रोल भी था, इसके लिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंडियन आर्मी से तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा। इसके लिए वो हार गया। 1858 के लास्ट तक उन्होंने पूरा वो खत्म कर दिया जो रिवॉल्यूशन हुआ था। लेकिन इसकी वजह से एक फायदा हुआ, इंग्लैंड की रानी किंग विक्टोरिया ने ऐसा कहा कि पूरे ब्रिटिश मतलब पूरे इंडियंस हमारे प्रजा है, उनके ऊपर जात, धर्म, वेश इसका कुछ भी असर नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने गवर्नर जनरल नाम के पद रहता था उसको निकाल दिया और वाइसरॉय नाम का पद निर्माण किया। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय था। अच्छा, तो जैसे भी कन्वर्सेशन के दौरान तूने एक वर्ड यूज़ किया था कि ब्रिटिश आर्मी उस टाइम पे इंडियन आर्मी से बहुत ज़्यादा नंबर्स में थी, तो अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल आर्मी कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी यूएसए की है, लेकिन चाइना के पास सबसे ज़्यादा आर्मी है, उसके पास 20 लाख एक्टिव ट्रूप्स है। ओके, 20 लाख एक्टिव ट्रूप्स है। और इंडिया के पास कितने हैं? 14 लाख। अब देख कैसा होता है कि जब किसी भी हम लोग कंट्री के बारे में बात करते हैं कि ये कंट्री इतना पावरफुल है, वो कंट्री इतना पावरफुल है, तो हम लोग वो डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी के पास कितने न्यूक्लियर वेपन, सॉरी उस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है? दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है, 6527। अच्छा, तो इसीलिए शायद वो रशिया और यूक्रेन की बनती नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि अभी चाइना भी है, देन इंडिया भी है, तो क्या इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है? हाँ, चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया के पास 160। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया के पास मैक्सिमम सी कोस्ट अवेलेबल है, यानी कि समुद्री किनारा अवेलेबल है।
अब कई बार ऐसा होता है जैसे 26/11 का अटैक हुआ था, वो लोग सी बेस से आए अटैक करके 26/11 हुआ। तो इस तरह से जब सीज़ की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे शिप्स वगैरह होते हैं, इंडियन आर्मीज़ के, नेवीज़ के शिप्स वगैरह होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है सबमरीन्स। तो इंडिया के पास क्या सबमरीन्स हैं? है, इंडिया के पास 17 सबमरीन्स है। 17 सबमरीन्स है। अब सबमरीन्स भी देखो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं, देन कुछ रडार सबमरीन्स होते हैं जो आने वाले एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो वैसे ही अभी रशिया है, चाइना है, देन अगेन तुझे क्या लगता है कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास सबमरीन्स अवेलेबल है? रशिया के पास अवेलेबल है, यूएसए के पास अवेलेबल है, चाइना के पास अवेलेबल है, इटली पाकिस्तान के भी पास अवेलेबल है। तो ये तो हो गया सबमरीन्स के बारे में। अब हमें पता है कि हर देश के आर्मी या फिर हर कंट्री की आर्मी बहुत अलग अलग तरह की होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सभी को सोल्जर्स बनना है, सभी को देश की सेवा करनी है। लेकिन इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कमांडो, ब्लैक कमांडो, देन वहाँ पे आता है BSF, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वगैरह। तो ऐसे ही एक बहुत जो हम लोग कहते हैं कि रेयरली सुना हुआ नाम होता है पैरा SF कमांडोज। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनकी ट्रेनिंग्स बहुत ही टफ होती है, 1000 लोगों में से एक सेलेक्ट होता है, या कभी कभी तो होते भी नहीं है। तो इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड कैसे होती है या फिर उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? उनकी ट्रेनिंग के आखिरी 36 आवर उनके मेन रहते। उन 36 आवर में उनको रूटीन ट्रेनिंग कराई जाती है। अच्छा। और फिर उनको माउंटेन पे 30 किलो का वजन लेके चढ़ाया जाता है, पूरे फॉरेस्ट में घुमाया जाता है। फिर 1.18 किलोमीटर के 3 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में उनको 30 किलो के बैग के साथ 20 लीटर के 2 जेरी कैंस लेके जाने पड़ते। Okay. फिर जब वो एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 आवर रहता। फिर दूसरे राउंड में उनको ट्रक का टायर लेने जाना पड़ता, जो कि कम से कम 50 किलो का तो रहता। फिर जब तीसरा राउंड चालू होता तो वहाँ पे उनको लाकड़ी उनके रहते ना, हाँ, वो ले जाने पड़ती। कभी 2 बडीज ले जा सकते। अच्छा। मतलब 2 जो मैन रहते वो ले जाते हैं। वो 70 to 80 किलो के रहते हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है। उसके बाद उनको 14 फुट बर्फ से भी ठंडे पानी में डुबाया जाता है। उनको अच्छा। पता रहता है ट्रेनर को कब उनको बाहर निकाला है। Okay. तो और बाद में जब उसमें से भी कुछ आउट हो जाने के बाद उनके हाथ पैर बांध के उनको फेंक दिया जाता है पानी में। और फिर जो आउट निकल गया तो वो टूट गया उसका सपना। फिर उनको 30 किलोमीटर भी फिर से एक बार उनको सूखा खाना ही दिया जाता। Okay. जैसे कि सूखी चपाती और ऑनियन ही दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता उनको। और वो सोने भी नहीं देते, मुश्किल से उन 3 दिनों में 2 से 3 घंटे सो पाते हैं। अच्छा। और फिर उनको एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ बहुत शोर होता है, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा होते हैं, और उनको सवाल पूछे जाते हैं। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट की जाती है। अच्छा। आपने उस 1.18 किलोमीटर के राउंड में क्या क्या देखा। तो जो उतनी मुश्किल हालत में भी, उतने शोर में भी ठीक से लिख पाए, वो फिर बन जाता है। फिर उसको आखिरी में जब वो उनको गरुड़ कैप नाम की कैप रहती है, जब वो गरुड़ कैप पहनते हैं तो उनको एक ग्लास में वाइन दी जाती है। तो वो जब वाइन पीते हैं तो ट्रेनर कहते हैं अब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, आपने वाइन खत्म नहीं किया, आपको ग्लास खाना पड़ेगा। अच्छा। पूरा तो ग्लास के टुकड़े करते ऐसे खाते चबा के, उतना चबाते हैं कि उसका पाउडर हो जाए और फिर वो डाइजेस्ट कर ले। अच्छा। तो अभी जैसे हमने जाना कि पैरा SF कमांडोज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इन्हें कहा कि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होना ज़रूरी होता है। जैसे मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी PM का कॉन्वॉय निकलता है, मतलब काफिला निकलता है, तो वहाँ पे भी उनको बहुत सारे पैरा SF कमांडोज गार्ड करते हैं। अब पैरा SF कमांडोज की सबसे खासियत ये होती है कि उनकी मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ को देख लेते तो उसे वो जल्दी भूलते नहीं हैं। तो वैसे ही अब आते हैं हम लोग थोड़ा साइंटिफिक पार्ट के ऊपर। हिस्ट्री तो हमने बहुत जान लिया, लेकिन अब एक हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। जैसे जापानीज़ एम्पायर है, तो जापानीज़ एम्पायर में सबसे पहला एम्पायर कौन सा था और उसके एम्पायर कौन थे? किंग मैकेनो उसका पहला एम्पायर था और उसके आज तक 126 एम्पायर हो चुके। जापानीज एम्पायर सबसे पावरफुल 1945 में था। उसने एक गलती कर दी, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ। अच्छा। नाजी जर्मनी ने सरेंडर करने के बाद भी उसने 2 महीने सरेंडर नहीं किया। तो आखिरी में यूएसए को उसको रोकने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था, रुक जाओ वरना, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। तो उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए, जिसके बाद वो सरेंडर हो गया और उसका जापानीज एम्पायर भी टूट गया। उसके जापानीज एम्पायर में चाइना का पार्ट, म्यांमार,
वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया भी आता था। ओके, चलो ठीक है। अभी ये हो गया हमारा पूरा हिस्ट्री पार्ट। अभी थोड़ा सा साइंटिफिक की तरफ बढ़े। तो साइंस में अभी हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, साइंस मैथमेटिक्स एक ही बात है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन भी मैथमेटिक्स से तो पॉसिबल होता है, और मैथमेटिक्स में भी कहीं ना कहीं पे साइंस का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। जैसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ अ साइंस। ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ अ साइंस। तो हर एक चीज़ में हम लोग देखते हैं साइंस का और मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। टॉक अबाउट सम साइंस पार्ट। स्पेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बहुत सारे डिस्कवरीज होते रहते हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज वगैरह है। तो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल चीज़ तुझे क्या लगती है आफ्टर सबसे- बिग बैंग थियरी? बिग बैंग थ्योरी के बाद मुझे दो ही सबसे पावरफुल लगते हैं, एक तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन और एक ब्लैक होल। ओके, सो सुपरनोवा और ब्लैक होल। अभी ब्लैक होल के बारे में तो मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है हमें, लेकिन सुपरनोवा क्या होता है? जब एक स्टार अपने आखिरी एज में मतलब वो बहुत बड़ा हो जाता है, हम्म, अगर हमारा सन भी आगे चल के उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वो उसका प्रेशर मेंटेन नहीं होगा और फूलने लगेगा। जैसे अगर हमने गुब्बारे को फुलाया तो वो हाँ, फूलता हाँ, है, तो वो अर्थ तक भी बड़ा हो सकता है। और अच्छा। फिर जब तारा बहुत बड़ा हो जाता है और फिर जैसे कि हमने गुब्बारे में हवा भरी और गुब्बारे की हवा निकलने के बाद वो छोटा होता है, और फिर जब तारा छोटा होकर ब्लास्ट होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अच्छा, तो जब कोई भी स्टार ब्लास्ट होता है तो वो अपने अंदर जो एनर्जीज होती है, जो लास्ट स्टेज पे होता है, तो उसको पूरा हम लोग कहेंगे कि बाहर फेंक देता है, मतलब एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सुपरनोवा। इसके बाद ब्लैक होल्स। अभी यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल्स है। समटाइम्स इवन न्यूज़ वगैरह पे भी आता है कि ब्लैक होल्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। तो ब्लैक होल सपोज अगर किसी सन के सामने रखा जाए तो विच विल बी मोर पावरफुल? सन को तो डायरेक्ट निगल सकता है, क्योंकि एक ब्लैक होल बनने में बिलियन सन को भी निगलने की ताकत रहती है। अच्छा, इवन कई बार ऐसा सुना है हमने कि जो छोटा सा भी ब्लैक होल होता है, इवन अगर हम लोग 1 इंच का भी ब्लैक होल कहें, दैट इज़ कैपेबल टू सक द एंटायर अर्थ इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर मास उतना ज़्यादा होता है ब्लैक होल का। ठीक है, अब इसके बाद प्लैनेट्स कितने हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स। ओके, और 1 ड्रॉप प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। अच्छा, और प्लूटो को हम लोगों ने ड्वार्फ ऐसा कंसिडर क्यों किया? क्योंकि वो उसका साइज तो अमेरिका से भी छोटा है। ओके, ठीक है। अब ये हो गया काफ़ी सारी चीज़ें हमारी साइंस के बारे में भी। पीरियडिक टेबल्स पता है? यस, अच्छा, पीरियडिक टेबल्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 118। 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से नेचुरल कितने हैं और आर्टिफिशियल कितने हैं? नेचुरल 100 है, आर्टिफिशियल 18 है। ओके, आर्टिफिशियल के अंदर भी बहुत सारे मतलब डिस्कवरीज नई हुई, 18 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ऐड किए गए। अब मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम बताता हूँ, कैन यू टेल मी देयर यूजेस? यस, अच्छा, सबसे पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं लिथियम आयन। उसका एटॉमिक मास क्या है और उसका यूज़ क्या है? उसका एटॉमिक मास है 6.083 और उसका यूज इसलिए किया जाता है, उसका यूज बैटरीज में किया जाता है। ओके, बैटरीज में किया जाता है। तो इसी के साथ एक एर्गॉन करके भी एक एलिमेंट है, हाँ, एर्गॉन, टंगस्टन। तो इन दोनों एलिमेंट्स का यूज़ मैक्सिमम कहाँ पे होता है? टंगस्टन का मैक्सिमम यूज इसमें होता है फिलामेंट बनाने में। फिलामेंट्स बनाने में। ओके, जो हमारे घर में हम लोग येलो लाइट्स वगैरह देते हैं उसके अंदर टंगस्टन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आर्गन गैस का भी यूज़ होता है। अब इसके बाद कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादातर हमें हर जगह पे देखने के लिए मिलता है, बट उसका अगर मेन यूज़ या फिर हम लोग कहें कि उसकी ज़रूरत क्या है हमें कार्बन की? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ओके, ठीक है। और पूरा पीरियडिक टेबल याद है? तो कैन यू जस्ट टेल मी द एंटायर पीरियडिक टेबल? यस, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टॉन, रेबिडियम, स्ट्रोंटियम, ओके, रुदरफोर्डियम, कैलिफोर्डियम, ओके। सो आई गेस तू थोड़ा सा नर्वस हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया है। जस्ट ड्रिंक वाटर, क्योंकि इतना सारे सवाल के आंसर्स देने के बाद ऑब्वियसली प्यास तो लगेगी। इवन मैं सवाल पूछते पूछते थक गया, लेकिन विट्ठल है कि वो आंसर करते करते नहीं थका है। सो वी आर नॉट ओनली वी आर फोकसिंग ऑन द एकेडमिक्स। आरपीएलएस में हम लोग सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करते हैं, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि theoretical knowledge is not that much important but practical knowledge is important, and in RPLS especially when we are talking about science subjects, so we deal with completely practical parts. I guess Vittal, you have also done so many practicals. Yes. Okay, so while teaching and learning process is going on, our teachers make sure that they are using the presentations, PowerPoints and the projector aids. Even in every classroom we are having visualizers, splitters, speakers and a computer, that so teacher can teach the students with the help of presentations, PowerPoints. So Vittal, साइंस में तेरा सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा रहा है? साइंस में सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा ये मतलब प्लांट्स का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। सो विट्ठल, तुझे पता है हर एक देश के पास कोई ना कोई यूनिक चीज़ होती है। यस। इंडिया के पास भी है, इवन चाइना के पास भी है। तो ऐसे दुनिया में 7 वंडर्स है, क्या उन 7 वंडर्स के नाम तुझे पता है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आगरा, रेंडमेयर, स्टैचू ऑफ रेंडमेयर, फिर पेट्रा, ओके, पेट्रा जॉर्डन, पेट्रा जॉर्डन के बाद इटली का टैलिस्मन स्टेडियम। ओके। सो अभी ये हो गया हमारा 7 वंडर्स के बारे में भी, दैट सो देन व्हिच वन इट विल बी? इंटरनेट सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट अगर पसंद होता तो? हिस्ट्री। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में तो लगता है कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। तो वन क्वेश्चन आई विल आस्क यू, अलाउद्दीन खिलजी पता है? यस। तो उनकी कुछ हिस्ट्री बता सकता है? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और सन इन लॉ भी था। उसने उसके फादर इन लॉ का और अंकल का भी खून कर दिया, मतलब उनके अंकल ही फादर इन लॉ भी थे। अच्छा। तो उनका खून करके खुद राजा बन गया और फिर उसने बड़ी सी स्टैंडिंग आर्मी भी तैनात कर ली, क्योंकि उसको मंगोल राजा उनके ऊपर इन्वेजन ना कर दे इंडिया के ऊपर, इसलिए उसने खुद को इतना पावरफुल बनाया और उसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी की थी। अच्छा। वो अपने पूरे स्टैंडिंग आर्मी को सैलरी देता था और पूरे मतलब जो हमारे क्लॉथ्स रहते, सॉल्ट रहते, जो हमारे बेसिक नीड रहती, बेसिक थिंग्स रहते, उसके पूरे प्राइस उसने सेलेक्ट किए थे उसने, और ताकि सोल्जर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्राइस सेलेक्ट किए उसके अलावा किसी ट्रेडर ने दूसरा प्राइस कहा तो उसको पनिशमेंट मिल जाए। अच्छा, तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट अलाउद्दीन खिलजी ने किया था उसके एम्पायर के दौरान। तो इसके साथ ही साथ अगर हम लोग और कुछ बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 जिसकी वजह से हुआ था, हिटलर, एडोल्फ हिटलर वी ऑल नो, तो उसका मतलब बॉर्न कब हुआ और कहाँ हुआ था? वो बॉर्न जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में बॉर्न हुए थे। सो हिटलर ने कौन सी सेना स्थापन की थी? नाजी। सो हम लोग जानते हैं कि नाजी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हैपन हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के बीच में हुआ। अच्छा। एंड इन हिस्ट्री वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब ये थे, हम लोग कहेंगे मोमेंट्स ऐसे थे, जैसे पानीपत का वॉर हो गया। विठ्ठल, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते, आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एवढं मोठं जे स्वराज्य आहे ते घडवणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, तर ह्यांच्याबद्दल त्यांची जन्मतिथी किंवा त्यांची मग आपण म्हणू मृत्यू पुण्यतिथी वगैरे, आणि त्यांनी आजपर्यंत किती किल्ले जिंकले तुला माहिती आहे का? की त्यांचा इतिहास तू थोडक्यात सांगू शकतो? हो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी झालता आणि जेव्हा ते 16 वर्षाचे होते त्यांना लहानपणीपासूनच त्यांची आई जिजामाता वीर योद्धांची जशी अभिमन्यू, अर्जुन यांच्या गोष्टी सांगायची आणि हे बी सांगायची की आपल्यावर मुघल राज्य करीत आहे, आपल्या लोकांना सतीत आहे, त्यांना त्रास देत आहे, त्यांच्यासाठी कोणीतरी राजा पाहिजे, जनतेचा राजा कोणीतरी पाहिजे, शुभात उघड. मग जेव्हा ते 16 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांनी रायरेश्वर नावाच्या एका देवालयात प्रतिज्ञा घेतली की मी स्वराज्य स्थापना करणार. ह्या आपल्या लोकांना कोणी चांगलं करीत नाही, त्यांना त्रास देतात, मी त्यांना चांगलं करीन, मी जनतेचा राजा बनेन. त्यांनी 16व्या वर्षी त्यांच्या मित्रासंघ जसे तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक यांच्या संघ पहिला किल्ला तोरणा जिंकला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सलग भरपूर किल्ले जिंकले आणि त्यांची अफजल खानाचा वध त्यांचा एक भरपूर चांगला प्रसंग आहे. जेव्हा त्यांनी आदिलशाहीला हे केलं, ते भरपूर वाढू लागले, तेव्हा आदिलशाहीने विचारलं कोण मारेंगा शिवाजी को, तेव्हा कोणीच उठलं नाही, पण तेव्हा अफजल खान उठला आणि म्हणला मी शिवाजीला मारणार, त्याला जिवंत पकडून नाही आणणार, नाही तर त्याचं मुंडकं कापून आणणार. मग तेव्हा जो तो गेला तेव्हा त्यांना प्रतापगडावर गेले, कारण प्रतापगडावर गेलेले महाराजला अफजल खानाला कळलं की त्यानं उद्ध्वस्त मारायला चालू केलं.
तुळजापूरचं तुळजाभवानीचं मंदिर तोडलं, भरपूर लोकांना त्रास दिला, कारण त्याला माहित होतं प्रतापगडावर तर आपण जाऊ शकत नाही, शिवाजी महाराजालाच आणावं लागलं. तेव्हा शिवाजी महाराजनं एक गोष्ट केली, त्यांनी त्याला पत्र पाठवलं, आम्ही तुम्हाला भरपूर भीत आहोत, आम्हाला माफ करा, आम्ही तुमची सगळी किल्ले परत देऊ, तुम्ही आम्हाला भेटायला प्रतापगडच्या पायथ्याशी या, आम्ही तिथं भेटू. तेव्हा त्याला वाटलं क्या शिवाजी शेर है, सब कहते शिवाजी शेर है, शिवाजी तो चुहा है, हमसे डर गया. मग ते भरपूर मानाने केला. तेव्हा शिवाजी महाराजांना त्याच्या सैन्यासाठी वाट तयार केली, हे केली. तेव्हा शिवाजी महाराजांनी एक योजना आखली की त्यांनी अंगावर चिलकत घातले, त्याच्यावर जिरटोप घातला, त्याच्यावर मंदिर म्हणजे ते बांधला शेला आहे. आणि मग तेव्हा जे ते गेले शामियान्यात गेले, अफजल खान म्हणला आओ शिवाजी हमारे गले मिलो. तेव्हा मग ते शिवाजी महाराज भेटले. शिवाजी महाराजचे अफजल खान भरपूर मोठा होता, शिवाजी महाराज त्यांच्या छातीलाच लागत होत. त्यांना खट्ट धरलं आणि कट्ट्यार असती त्या कट्यारीचा वार केला, पण चिलखत असल्याने ते वाचले. पण त्यांना आपले वागणक काढले आणि अफजल खानाच्या पोटात घातले. आणि ते मग जेव्हा जोरात ओरडला तेव्हा त्याचा एक पंत आला, त्यालाही शिवाजी महाराजनं मारलं. आणि जेव्हा शिवाजी महाराजांना वरून तोफाचा आवाज झाला, शिवाजी महाराजांना तोफाचा आवाज केला की सगळे लपलेले मावळे, जंगलात लपलेले मावळे सगळे आले आणि अफजल खानाच्या फौजेवर हमला केला. तेव्हा त्याला समजले नाहीत अफजल खानाची फौज, कळालंच नाही कुठून आले कुठून गेले. तेव्हा एक सय्यद बन नावाचा एक माणूस होता, त्याला म्हणजे त्याला पट्टा भरपूर भारी चालवायचा होता. ते मग तेव्हा ते शिवाजी महाराज लढण्यात हे होते, तेव्हा शिवाजी महाराजच्या डोळ्यात कचरा गेलता. तेव्हा ते बघू लागले. तेव्हा सय्यद बन पाठीमागून आला, पण शिवाजी महाराज नावाचा एक त्यांचा योद्धा मावळा त्यानं बघितला आणि त्यानं जाण्याच्या आधी सय्यद बन तिकडून पळाला. शिवाजी महाराजांना सय्यद बन हमला करण्याच्या आधी शिवाजी महाराजांना त्याचा हातच कापला. आणि मग तेव्हापासून म्हणतात होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. मग शिवाजी महाराजांनी त्या अफजल खानाला मारलं. अच्छा. आणि त्यांच्याकडे एकूण 350 पेक्षा जास्त किल्ले होते. तर विठ्ठल, तुझ्याकडून ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकून किंवा तुझ्याकडून ह्या सगळ्या गोष्टी आणि क्वेश्चन्स आन्सर्सचा हा एक छोटासा सेशन घेऊन मला खूप छान वाटलं की एवढ्या कमी एजमध्ये तू एवढं सगळं नॉलेज गेन केलंस, त्याच्यामुळे आपण तुला गुगल बॉय ऑफ RPLS असं म्हणतो. तर मी सगळ्या पॅरेंट्सला रिक्वेस्ट करतो की स्टे ट्यून्ड विथ अस, वी विल मीट विथ समथिंग मोर इंटरेस्टिंग along with Vittal and some other students also from our RPLS, and we will be creating more and more students like Vittal. We will be encouraging them to focus on their confidence, to focus on their communication skills, or to focus on their knowledge. So we will meet very soon with another interview, we can say, or with another new topics. So till then, stay tuned and goodbye.